सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी सितंबर 2022 में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। अब यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। ये हुई कहां पे? ये श्रीलंका के कोलंबो में हुई है, जिसको भारत ने जीत लिया। भारत ने किसे हराया? भारत ने नेपाल को हराया और ये इस चैंपियनशिप का 7वां एडिशन था। और इस चैंपियनशिप में भारत के जो कप्तान रहे, जिनका नाम है वनलाल पेका गुइटे, उनको टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। जबकि जो गोलकीपर रहे साहिल, उनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। अब अंडर 17 से आपको कुछ याद आएगा। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये अगले महीने अक्टूबर में होने वाला है भारत में। आप लोग मुझे बताइए इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? क्या आप जानते हो? अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 हुई थी जमशेदपुर में। उसको भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा करके। अभी 2021-22 सीजन के लिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है सुनील छेत्री को, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है मनीषा कल्याण को। अभी आपको याद है फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर दोहा में, जिसका मैस्कॉट, जिसका शुभंकर क्या है? लाइब। ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है। और अगले वाले जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे 2026 में, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। एक संतोष ट्रॉफी और याद रखो, 2022 की संतोष ट्रॉफी, जो कि इसका 75वां एडिशन था। इसको किसने जीता? केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। याद रखना संतोष ट्रॉफी, संबंध पूछ ले किससे है तो फुटबॉल से है। अभी वैसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप भी हुई थी कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में, जिसको भी भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। और अगले साल 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। और फीफा की बात है तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। ये सब बातें याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अनअकैडमी पे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप जानते हो आपके एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन आने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम होने वाले, तो आप बिल्कुल सीरियस होकर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अनअकैडमी पे जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो बिना लेट हुए उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। और सबसे काम की बात, अनअकैडमी इस वक्त 20% ऑफ भी दे रहा है, और बैंक में तो सबसे ज्यादा 30% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से शायद फिर कभी इतना ज्यादा प्राइस ड्रॉप ना हो, क्योंकि अक्सर ये 10% या 20% ही देते हैं। इस बार 30% दे रहे हैं बैंक एग्जाम में। तो आज ही इसका आप लोग फायदा उठाओ, अपनी आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी बूस्टअप कर दो। बहुत ही अच्छे बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, डिस्काउंट भी बढ़िया मिल रहा है। अब एग्जाम भी आपको बढ़िया से देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्काउंट पाने के लिए यूज कीजिए अपना कोड क्रिक एग्जाम 10, तो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो जल संरक्षण और संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में टोटल 8462 झीलों का निर्माण हुआ है। तो अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना, कंजर्व करना। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर रहा, चौथे पे राजस्थान और 5वें पे है तमिलनाडु। टॉप 5 मैंने आपको बता दिए। वैसे अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी ये 256 अमृत सरोवर बना करके प्रदेश में पहले स्थान पे रहा। फिर गोरखपुर 244 के साथ दूसरे स्थान पे और 231 झीलों के साथ प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पे रहा। अच्छा, अगर यहां पे आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहां पे बना था? उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना था। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। आपने कहा इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिल जाएगा। उसके अलावा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये आपको लखनऊ में मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
इनके ऊपर बुक आई थी द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और आप जानते हो अभी जो वाराणसी है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है 2022-23 के लिए। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा की है। यहीं पे संभव पोर्टल भी लॉन्च हुआ। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना था कौन? आगरा। और स्कूल चलो अभियान ये शुरू हुआ था श्रावस्ती जिले से। सब्जियों के उत्पादन में इस बार उत्तर प्रदेश टॉप पे आ गया। और अभी तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पे था और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। और बताओ नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर बना था वाराणसी। अभी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में किसने विल पावर नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा सोजर्ड मारेन ने। तो पूर्व डच फील्ड हॉकी प्लेयर और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ड मारिन, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। तो इस बुक में इन्होंने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने असफलताओं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, आंतरिक राजनीति से कैसे निपटा और टीम के साथ तालमेल बनाए रखा। तो ये नाम याद रखना बुक का और इनके लेखक का। बाकी रशीद किदवई, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स। बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा और राजेश तलवार ने द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा। अच्छा, विल से आपको याद दिला दूं, विल ऑटोबायोग्राफी है किसकी? एक एक्टर है विल स्मिथ, उनकी। और अभी आप जानते हो ऑस्कर 2022 जो कि 94 नंबर के थे, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को ही मिला था किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। ये भी याद रख लो, बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी रचेल हेंस ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश की प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर रचेल हेंस ने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सन 2009 में डेब्यू किया था और तब से अब तक तीनों फॉर्मेट में 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचेस वो खेल चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 वैश्विक खिताब भी जीते उन्होंने। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है एरॉन फिंच, उन्होंने भी वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। वैसे अभी इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था और भारत की मिताली राज ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उसके अलावा वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड ने भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और देखो राचेल हेंस से आपको याद आएगा, आईसीसी जो अवार्ड देता है हर महीने, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, तो रचेल हेंस को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। क्या आप बता सकते हो कौन से महीने के लिए? तो आंसर होगा मार्च महीने के लिए। और अभी कल ही पढ़ा है हमने, अगस्त महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? ऑस्ट्रेलिया की है वो, उनका नाम है तहलिया मैकग्रेथ। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो आपने कहा कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज अभी नए बने। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे। अच्छा पहले तो ये बताओ ये हुए कहाँ पे थे? ये बर्मिंघम यूके में हुए थे। अब यहीं से लिंक करके एक प्रश्न बन जाएगा, अगले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 वाले, वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। चलो वापस आ जाओ, अभी वाले 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने जीता? यानी कि नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा। बाकी मैं आपको बता दूं कि 2032 में जो समर ओलंपिक होंगे वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ही। और 2023 में जो 5वां क्वाड समिट होगा वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। अभी 2022 में जो चौथे नंबर की जो बैठक है वो टोक्यो जापान में हो रही है और इसकी क्वाड देशों की पहली बैठक 2021 में हुई थी अमेरिका में। और याद रखना पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये किस देश में खोजा गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, वुमेन्स प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, लिसा स्टालेकर उनका नाम है। अभी उनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया। और इस साल जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंग्लैंड को हरा करके ही।
तो इस तरह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके करंट अफेयर्स के, इनको याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये आपको मिलेगा दार्जिलिंग में। तो अभी दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई। वहीं चेन्नई का अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ही दूसरे स्थान पर रहा, और उसके बाद कर्नाटक के मैसूर में जो श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क है वो रहा तीसरे स्थान पे। आपको याद है कि ये जो चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है ये भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। और इसी तरह से मैं आपको याद दिला दूं कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित महाराज बाग चिड़ियाघर ये भारत का सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बनेगा? जियोलॉजिकल पार्क की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में, लम्हेटा में। और बताओ मुझे आप, ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से सुनना। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनुष्यों के मूल अधिकारों को सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर को एक और दिन होता है, इंजीनियर्स डे। एक्चुअली में भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ये दिन घोषित किया था, और तब से हर साल हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कर्नाटक के मैसूर के कोल्लार जिले में हुआ था, और उन्होंने आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। तो एक्चुअली में भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ये दिन घोषित किया था, और तब से हर साल हम ये दिन मना रहे हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म कर्नाटक के मैसूर के कोल्लार जिले में हुआ था। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है इन्हें। कब? 1955 में भारत रत्न मिल चुका है। चलो अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज को। देखो, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे हो गया। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे हो गया। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे हो गया। 9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस हो गया और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे हो गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस हो गया, और 10 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी मनाया हमने। बाकी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया, और 14 सितंबर को हमने नेशनल हिंदी डे मनाया था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सुपरस्टार नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा पीसी बाल सुब्रमण्यम। तो अभी लेखक हैं पीसी बाल सुब्रमण्यम। इन्होंने अंग्रेजी में एक बुक लिखी है जिसका नाम है रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सुपरस्टार। तो पीसी बाल सुब्रमण्यम ये एक पब्लिक स्पीकर है और 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। आप जानते हो, अभी योगेंद्र सिंह इन्होंने बुक लिखी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये बुक सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है। डॉक्टर सोनू फोगाट अष्टांग योग नाम की बुक लिखी है इन्होंने, जिसको भी लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और हरीश मेहता द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक को इन्होंने लिखा है। अच्छा बताओ, अभी द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा योगेंद्र सिंह ने। एक्चुअली में ये जो बुक है सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है। तो ये याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा नरेश कुमार। तो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का अभी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1952 में डेविस कप में भारत के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में 5 सिंगल्स टाइटल भी जीते, और अभी 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले टेनिस कोच बने थे। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन
यहाँ से आप याद रखना, पूछा जाए कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। और टेनिस से आपको याद आएगा साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं साथ के साथ लगे हाथ कि इन चारों में मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करते हैं पहले, तो इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने और ये स्पेन के प्लेयर है। वुमेन सिंगल जीता था एश्ले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, संन्यास ले लिया। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल तो राफेल नडाल ने ही जीता, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, लेकिन वुमेन सिंगल टाइटल जीता ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड से है। उसके बाद हुआ विंबलडन ओपन, इसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के हैं, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता एलिना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान से है। और अभी हुआ था फाइनल यूएस ओपन का, इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड से है। आपको ये भी याद रखना है कौन सा किस कोर्ट पे होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये पॉइंट्स भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स, जिसने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित भारतीय उद्यमी है डॉक्टर शमशीर वयालिल, उनके स्वामित्व वाली कंपनी है ये बुर्जिल होल्डिंग्स, जिसने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप जानते हो अभी सौरव गांगुली ये ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उत्तराखंड के अभी ऋषभ पंत बने हैं अक्षय कुमार के बाद। फैन कोड के रवि शास्त्री बने। गरुड़ एरोस्पेस के बने महेंद्र सिंह धोनी। अभी कर्नाटक ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और अभी कर्नाटक सरकार ने ही कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप को पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया, तो आंसर होगा एसबीआई। तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी 5 लाख रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है। ये तीसरा है, तो इससे पहले 2 कौन है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, और अब बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है इसके, दिनेश कुमार खारा है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही जम्मू कश्मीर के डल झील में तैरता हुआ एटीएम भी खोला। और यहाँ के पूर्व अध्यक्ष का नाम है रजनीश कुमार, जिन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था कि अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा एचडीएफसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और आपके लिए इन सब का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।